हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल के टेंडर के रिगार्डिंग एक शॉकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। कल आईएसएल का टेंडर सबमिट करने का लास्ट डेट था, बट देयर वाज नॉट अ सिंगल बीडर हु इज इंटरेस्टेड टू बीड फॉर दिस आईएसएल टेंडर। इवन एफएसटीएल ने भी बीड नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, तो ये है मार्केट रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई वाई नो वन सबमिटेड द बिड फॉर दिस आईएसएल टेंडर। तो उसके मल्टीपल रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि एआईएफएफ ने जो आईएसएल टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन रखे थे, उस टर्म्स एंड कंडीशन पे भाई कोई भी इन्वेस्टर एट द मोमेंट सीइंग करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि जिस टर्म्स एंड कंडीशन में एआईएफएफ लीग को ऑर्गेनाइज करवाना चाहता था या फिर जैसे उन्होंने कंडीशन रखे थे, उसमें जितना इन्वेस्टर को पैसा एक साल में इन्वेस्ट करना पड़ता, उसके सामने उसके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन जो है वो काफ़ी लिमिटेड थे। एंड उन दोनों के बीच में इतना गैप था कि वो हर साल एक काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे लॉसेस के तौर पे झेलता। तो कोई भी इन्वेस्टर होगा वो पहली चीज़ वही देखेगा कि भाई मैं हर साल कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सामने मेरे को कितना आरओआई मिल रहा है। और आरओआई के सोर्सेज में भी जो सबसे बड़ा उनका ऑप्शन होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट। एंड उसमें उनको भाई ऐसा कोई डील यहाँ पे सेइंग करंट सिचुएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल नहीं मिलने वाला था कि जिसके थ्रू वो यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को कवर अप कर पाए। और इस बात को एआईएफएफ को भी बताया गया था। ऐसा नहीं था कि एआईएफएफ इस बात से अनअवेयर था। आईएसएल क्लबों ने भी बोला था जब उन्होंने टेंडर के टर्म्स एंड कंडीशन निकाले, उस टाइम पे भी कई सारे यहाँ पे मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखे हैं वो अनसस्टेनेबल है, वो करंट मार्केट रियलिटी से कोसों दूर है। उसके बावजूद भी इन्होंने भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन रखे और खुद की बेइज्जती और इंडियन फुटबॉल की बेइज्जती करवाई इन्होंने। ये रियलिटी है। दूसरा यहाँ पे जो रीज़न है इस बीड का फेल होने का, वो है कि करंट इंडियन फुटबॉल का ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो आपकी नेशनल टीम भाई इवन एशियन कप तक क्वालिफाई नहीं कर पाई है। दूसरा कि आपकी भाई यहाँ पे जो एआईएफएफ की मैनेजमेंट है, उनके जो रिसेंट टाइम्स में जिस तरह से मिस मैनेजमेंट के किस्से हैं, कंट्रोवर्सी है, वो भी भाई कई सारे हैं। एंड कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने के लिए देखेगा तो वो पहली चीज़ ही वही देखेगा कि भाई किन लोगों के साथ मेरे को काम करना है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा जो एक प्रॉब्लम था वो था कि भाई ये जो आईएसएल के टर्म्स एंड कंडीशन थे उसमें पूरा जो कंट्रोल था वो एआईएफएफ के पास था। अगर कोई इन्वेस्टर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आ रहा है तो वो सिर्फ भाई यहाँ पे यू कैन से कि मैनेज करने के लिए नहीं आएगा, वो भी चाहेगा कि उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर हो, तभी जाके वो अपनी तरीके से वो चीज़ों से यहाँ पे यू कैन से कि कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट कर पाए। बट वहाँ पे सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर था वो एआईएफएफ के पास था। तो ये इन सब रीज़न की वजह से यहाँ पे आपका जो ये आईएसएल का टेंडर है वो फेल हुआ है। एंड ये सबको पता था कि ये फेल ही होगा, ये कोई नई बात नहीं है। बट सरप्राइजिंगली ये जो कल्याण चौबे का रिजीम है वो आई डोंट नो कि क्या उनके दिमाग में चल रहा था और इस तरह से वो आगे बढ़े। सेकंड, अब मैं पॉइंट यहाँ पे इस चीज़ में ये रखना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि जब एफएसटीएल के साथ एआईएफएफ की बातचीत चल रही थी यहाँ पे रिन्यूअल की, तब भी कई सारे लोग यहाँ पे बोल रहे थे और सोशल मीडिया पे और सब जगह पे ये ज्ञान बांटते फिर रहे थे कि भाई एफएसडीएल से क्यों बात कर रहे हो, आप टेंडर निकालो, ओपन प्रोसेस करो और देख लो भाई कि यहाँ पे कई और सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि भाई आप ढूंढ के लाओ भाई कौन अब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है इतना पैसा। आप बताओ भाई, आप बताओ कि आप बता रहे थे ना कि भाई एफएसडीएल के अलावा यहाँ पे कई सारे लोग इंटरेस्टेड है, दिखा दो भाई। देखिए कई सारे लोगों को ये पता नहीं है, 2010 में भी सिमिलर सा सिचुएशन हुआ था। जब जी स्पोर्ट यहाँ पे छोड़ के चला गया तब एआईएफएफ के पास कोई ऑप्शन नहीं था एंड प्रफुल्ल पटेल ने अपना रिलेशन यूज करके उन्होंने रिलायंस को ऑन बोर्ड लाया था। उस टाइम पे आपका आईएसएल भी इवन नहीं था और ये जो 15 साल का आपका रिलायंस के साथ एफएसडीएल के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वही कॉन्ट्रैक्ट था जो 2010 में साइन किया गया था। उस टाइम पे भी इंडियन फुटबॉल की कोई मार्केट वैल्यू ऐसी नहीं थी कि भाई रिलायंस आके इतना पैसा 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर देता। बट ड्यू टू दी पर्सनल रिलेशन बिटवीन प्रफुल्ल पटेल एंड द रिलायंस ओनर वो चीज़ पॉसिबल हो पाई थी। एंड आज भी वही ही सिचुएशन है। तो अगर किसी के मन में ये डाउट है कि नहीं भाई इंडियन फुटबॉल ऐसी हालत में है और ऐसा व्यूअरशिप ऐसा नंबर्स है कि भाई यहाँ पे कई सारे लोग इसके लिए इंटरेस्टेड होते,
तो वैसा वाला सिनारियो नहीं है। देखिए आपको रियलिस्टिक होके एंड मार्केट की रियलिटी को देख के आपको भाई डिसीजन बनाने चाहिए। यहाँ पे आइडियली तो मैं भी कई सारी चीज़ें चाहता हूँ, बट वो पॉसिबल नहीं होगा ना भाई। आपको स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को अचीव करना पड़ेगा। एक ही साथ में अगर आप सारी चीज़ें यहाँ पे उस तरह से अचीव करने के लिए जाओगे तो वो नहीं होगा। एंड दिस इज़ दी लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन फुटबॉल। ये जो कल्याण चौबे के रिजिम ने जिस हालत में अभी इंडियन फुटबॉल को लेके आ गए हैं कि जहाँ पे आपका ना तो नेशनल टीम का कोई फुटबॉल बचा है, ना लीग फुटबॉल बचा है, और इसका इम्पैक्ट आपको वुमेंस फुटबॉल में भी दिखेगा और दिख रहा है। जिस तरह से IWL का वो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आपकी जो यूथ फुटबॉल है उसमें दिखेगा, बिकॉज विथआउट मनी कुछ भी नहीं होना है। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई व्हाट नेक्स्ट। तो भाई देखिए ये जो बीड इवोल्यूशन कमेटी है ये आई थिंक इस वीकेंड को मिलेगी एंड देखेगी कि भाई यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन में तो कोई बीडर आया नहीं, सो क्या इस टर्म्स एंड कंडीशन को अब लोअर डाउन किया जाए और उसके बाद जो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड बीडर थे उनसे फिर से बातचीत की जाए कि भाई क्या आप इस पे एग्री करना चाहते हो, या फिर अल्टरनेटिव ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई या फिर बोलेगा कि भाई स्क्रैप दिस ISL थिंग एंड हम एक यहाँ पे अपने ही तरीके से अपने ही यहाँ पे जैसे आई लीग ऑर्गेनाइज करते हैं वैसा ही एक लीग ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उसमें आई लीग एंड ISL के जो क्लब है उनको मिला के एक लीग यहाँ पे आई लीग टाइप ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे पहले आई लीग होता था सिमिलर सा। तो ये दो ऑप्शन इनके पास है, लेट्स सी कौन सा ऑप्शन ये लोग चूज करते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस साल लीग होने के जो चांसेस है, पर्टिकुलरली ISL होने के चांसेस, वो अब बहुत ज़्यादा कम बचे हैं, बहुत ज़्यादा कम, लेस देन आप 10% अभी मान के चल सकते हैं। एंड द फाइनल थिंग कि भाई FSDL अब क्या आगे फिर नेगोशिएशन में FSDL यहाँ पे AFF के साथ बातचीत करके क्या ऑन बोर्ड आएगा, वो भी एक काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। वो अगर आते हैं देन शायद फिर ISL का कुछ अगेन यहाँ पे रियलिटी बन पाए। बट दिस इज़ दी करंट सिचुएशन। आपके क्या थॉट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ दी सेकंड न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग मोहन बगान। जी हाँ दोस्तों, मोहन बगान ने अपने फर्स्ट टीम का ऑपरेशन इनडिफाइनेट टाइम के लिए भाई सस्पेंड कर दिया है ड्यू टू दी अनसर्टेनिटी ऑफ ISL। एंड ये सिर्फ मोहन बगान का डिसीजन नहीं है, मैनी अदर ISL क्लब ऑल्सो विल फॉलो दिस डिसीजन। ऑलरेडी कुछ क्लबों ने तो पहले ही फॉलो कर रखा है, जैसे ओडिशा FC ने तो आप देखिए कि इस सीजन को स्टार्ट ही नहीं किया है एंड उन्होंने वो बेस्ट डिसीजन लिया था। जब सुपर कप के ना खेला उन्होंने, तब कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, बट दैट वाज दी राइट डिसीजन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। चेन्नई FC भी उसी मोड में जा चुकी है। सम अदर क्लब्स ऑल्सो विल फॉलो यहाँ पे दिस डिसीजन सून की, जहाँ पे वो अपनी फर्स्ट टीम की सैलरी ऑपरेशन को फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे सस्पेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी अनदर डेंजर। अब उसमें यहाँ पे जो भी ये कोलकाता के जो लेगेसी क्लब के फैंस है वो उड़ रहे थे उस टाइम पे कि भाई आपके बाकी ISL क्लब बंद हो जाएंगे, हमारे क्लबों को कुछ नहीं होगा। देखिए आपके क्लब बंद नहीं होंगे, लेकिन आपके क्लब के पास जो बड़े इन्वेस्टर है गोयनका एंड इमामी फॉर ईस्ट बंगाल, वो भी भाई अगर ISL और उस तरह का कोई यहाँ पे जो मार्केटिंग पार्टनर नहीं आया ऑन बोर्ड और AFF ही अगर लीग रन करेगा तो भाई वो लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं होंगे। क्योंकि जो भी इन्वेस्टर ISL में या फिर इंडियन फुटबॉल में आए थे वो आपके मार्केटिंग पार्टनर रिलायंस की फेस वैल्यू पे आए थे, वो AFF की फेस वैल्यू पे नहीं आए थे। ये लोगों को याद रखना चाहिए। सो दैट इज़ दी सिनारियो। मोहन बगान ने डिसीजन ले लिया है, बाकी जो क्लब्स है वो भी उसी डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एंड अगर बिल्कुल यहाँ पे यू कैन से कि जैसे मैंने बताया कि ISL नहीं होता है एंड AFF इस चीज़ों को रन करता है, देन कुछ क्लब भाई डेफिनेटली शट डाउन भी होंगे। ये भी श्योर शॉट वाली चीज़ है। तो कुछ क्लब शट डाउन होंगे, कुछ क्लब अपने जो इन्वेस्टर है वो लीव कर जाएंगे और एक छोटे यहाँ पे बजट के साथ रन होंगे। सो इंडियन फुटबॉल के लिए ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ आपकी टॉप लीग को नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि यूथ फुटबॉल, ग्रास रूट, सब जगह पे, क्योंकि जो पैसा टॉप लेवल पे इन्वेस्ट होता है वही लोअर डाउन होकर नीचे लेवल तक जाता है। ऐसा नहीं होता कि भाई यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोई अलग से पैसा यहाँ पे उतना ज़्यादा पंप इन हो रहा है। सो यही रियलिटी है। एंड इंडियन फुटबॉल एट द मोमेंट इन अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड टू चेंज दिस यू नीड ए बेटर लीडरशिप। विदाउट दैट नथिंग इज गोना चेंज। ये यहाँ पे मैंने कई बार प्रीवियसली भी बोला है, बट यहाँ पे एट द मोमेंट नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू चेंज दैट लीडरशिप। लेट्स सी आगे क्या होता है।
आपकी क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट्स में। अब क्योंकि मोहन बगान की बात की है सो उसका अंडर 23 के साथ रिलेटेड एक न्यूज़ आ रहा है। जो अंडर 23 में नौशाद मूसा ने थाईलैंड के सामने 3 मोहन बगान प्लेयर को पिक किया था। यहाँ पे आपके आई थिंक प्रियांश दुबे, देन पसांग एंड आई थिंक ये दीपेंदु बिस्वास, उन तीनों को भाई यहाँ पे स्कोर से ड्रॉप कर दिया गया है क्योंकि मोहन बगान ने अपने प्लेयरों को 10 नवंबर ऑफिशियल फीफा विंडो से पहले रिलीज़ करने से मना कर दिया है। सो नौशाद मूसा ने बोला कि भाई मेरे को 12 तारीख को भाई थाईलैंड ट्रैवल करना है, तो अगर वो 10 तारीख को आएंगे तो एक दिन 11 को भाई उनको ट्रेनिंग करके मैं कहाँ लेके जाऊँगा। तो उससे अच्छा है उन्होंने 7 to 8 अदर प्लेयर को कॉल अप किया है, जिसमें बाकी भी जो उन्होंने पहले अंडर 23 की स्क्वाड अनाउंस की थी उसमें कुछ प्लेयर इंजर्ड है। तो अब एएफएफ एक्सप्रेस आपको 23 मेंबर की 25 मेंबर की जो अंडर 23 की स्क्वाड लिस्ट है वो देखने को मिलेगी। बट नौशाद मूसा ने जो मैंने आपको दिखाया 7-8 प्लेयर्स है उनको कॉल अप दे दिया है, जिसमें राज बेसफोर है फ्रॉम चेन्नई एफसी, फिर जोसेफ जस्टिन और वो सब है। सो उस तरह के नए प्लेयर को उन्होंने मौका दिया है। दैट वाज द राइट डिसीजन टू मेक, बट दिस इज अनफॉर्चुनेट टू सी फ्रॉम मोहन बगान अ क्लब लाइक them to do this kind of thing कि भाई जहाँ पे वो प्लेयर को रिलीज नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़ एट द मोमेंट। लास्ट में बात करते हैं नेशनल टीम के बारे में। तो रिसेंटली जो रेन विलियम्स एंड अभिनीत भारती का यहाँ पे नेशनल टीम में एडअप हुआ, उसके बाद खालिद जमील ने यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें बोला है कि भाई ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी टू सी द प्लेयर लाइक रेन विलियम्स एंड अभिनीत भारती, एंड उन्होंने बोला कि आगे आने वाले टाइम में इस तरह के 4-5 और प्लेयर भी यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। सो दैट्स दी पॉजिटिव न्यूज़। उसके अलावा उन्होंने अभिनीत भारती के बारे में बोला कि उन्होंने जो जिस लीग में वो खेल रहे हैं उसके वीडियो देखे हैं एंड ही लुक्स प्रॉमिसिंग एज अ सेंटर बैक, एंड ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे ट्रेनिंग में जुड़ेंगे तो उसके बाद ज़्यादा उनको असेस कर पाएंगे। बट आगे आने वाले टाइम में इस तरह के ज़्यादा लोग आपको ज़्यादा प्लेयर्स जो यहाँ पे आउटसाइड इंडिया जो कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर ही है बट बाहर की यूरोपियन लीग में या फिर कहीं साउथ अमेरिकन लोअर डिवीजन में खेल रहे हैं उनको नेशनल टीम के लिए कंसिडर किया जा सकता है। एंड रेन विलियम्स जैसा जो यहाँ पे यू कैन से कि केस है उसमें अब देखना रहेगा कि कितने ओसीआई प्लेयर अपने पासपोर्ट को गिवन अप करके फिर नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होना चाहते हैं। बिकॉज टू गिवन अप दैट पासपोर्ट आई थिंक दैट इज़ द बिग डिसीजन, बिग सेक्रीफाइस जो कि ओसीआई प्लेयर को करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए कितने प्लेयर रेडी है उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आगे आने वाले टाइम में हमें रेन विलियम्स जैसे प्लेयर कितने नेशनल टीम में देखने को मिल सकते हैं। आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।